बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो बड़ी है बट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, जो मशीन लर्निंग एंड एआई का एक ब्रांच है, जिसको आप साइकिट-लर्न के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और डीप लर्निंग के अंदर केरास के साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बड़े डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। सिंस दिस इज अ डीप लर्निंग केरास प्लेलिस्ट, तो फर्स्ट पार्ट यानी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि वो कौन से क्लासेस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स है जिनकी मदद से आप कोई भी एनएलपी यानी टेक्स्ट बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो फर्स्ट एल्गोरिदम है एनएलपी के लिए जो आप साइकिट-लर्न या डीप लर्निंग में यूज करते हो, वो है आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। बट जो फर्स्ट आप पढ़ने वाले हो वो है सिंपल आरएनएन। ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है, यानी फुली कनेक्टेड लेयर्स ही होते हैं, बट ये सिक्वेंशियल डाटा पे काम करता है। सिक्वेंशियल डाटा वो डाटा होता है जिसकी ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा आगे सिक्वेंशियल वर्सेस नॉन सिक्वेंशियल डाटा के बारे में। तो उसके लिए साइकिट-लर्न आपको सिंपल आरएनएन जैसे क्लासेस प्रोवाइड करता है। फिर आरएनएन के साथ एक मसला था जो हम आगे पढ़ेंगे। तो डीप लर्निंग में रिसर्चर्स ने एलएसटीएम, बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम एंड जीआरयू, जिसको आप कहते हो गेटेड रिकरेंट यूनिट, इस जैसे मॉडल को बना लिया, जिससे जो आरएनएन के अंदर एक प्रॉब्लम था जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको रिजॉल्व किया। तो ये चार मॉडल्स यानी आरएनएन, एलएसटीएम, बाई एलएसटीएम एंड जीआरयू, अगर आप ये सीख लेते हो तो केरास के अंदर कोई भी एनएलपी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो, टेक्स्ट जनरेशन हो, मशीन यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो, आप आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना होगा कि टेक्सचुअल डेटा को हमने प्री प्रोसेस करना होगा। तो उसके लिए एनएलपी यानी केरास के अंदर 3 क्लासेस हैं, जो अगेन हम आगे बड़े डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले है टोकनाइजर, जिसका काम है कि वो टेक्स्ट के टोकन्स बनाता है, क्योंकि किसी वर्ड को मशीन नहीं समझता, हमने उस वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन आप एम्बेडिंग्स बनाते हो। एम्बेडिंग्स बेसिकली इनपुट टोकन्स होते हैं जो मॉडल ट्रेनिंग के दौरान यूज करता है। ये कुछ वेक्टर्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे, बट एम्बेडिंग से पहले टोकन्स के अंदर आप पैड सीक्वेंसेस ऐड करते हो, बेसिकली 0 पैडिंग वैल्यू। सो अगेन वी आर ऑल गोइंग टू लर्न ऑल दिस स्टेप्स, बट द फर्स्ट थिंग किसी भी एनएलपी प्रोजेक्ट के अंदर वो है टेक्स्ट क्लीनिंग। सो टेक्स्ट क्लीनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो आप जितने भी वर्ड्स हैं उनको लोअर केस में लेकर आते हो। जैसे कि अगर एक वर्ड है लव, लाइक दिस, और एक वर्ड है लव, लाइक दिस। अब जस्ट बिकॉज ऑफ अपर एंड लोअर केस, अब ये मॉडल के लिए 2 वर्ड हैं, लेकिन अगर हमने इसको एक वर्ड बनाना है देन वी हैव टू ब्रिंग ऑल लेटर्स इनटू लोअर केस, ताकि खामखा हमारा कंप्यूटेशनल पावर ज़ाया ना हो। तो इसे कहते हैं लोअर केसिंग। देन जब हम डेटा बनाते हैं टेक्स्ट बेस, या तो हम स्क्रैप करते हैं या मैनुअली बनाते हैं, तो उस डेटा के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, या स्क्रैप करते वक्त जो HTML टैग्स होते हैं वो भी हम रिमूव करते हैं। ठीक है, HTML। सो उसके लिए आप बेसिकली ये पैटर्न यूज करते हो। सो वी विल सी कि आप टेक्स्ट के अंदर लेटर्स के अलावा बाकी डिजिट्स हो, टैग्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, आप उनको किस तरह रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड। देन जब आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो तो फिर आप उस टेक्स्ट को टोकनाइज करते हो, यानी वर्ड्स बेस आप स्प्लिट करते हो। एंड देन आप रिमूव करते हो स्टॉपर्स, क्योंकि आगे सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उनमें जो स्टॉपर्स होते हैं जैसे कि इज या फ्रॉम, इस जैसे लेटर्स को हम रिमूव करते हैं, सॉरी वर्ड्स को। जो इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ब्स हैं या प्रोनाउन है, या फिर एक और होता है लाइक
प्रोनाउंसिएशन में हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉम, विद, उसका एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप इस जैसे वर्ड्स को रिमूव करते हैं। सो विल सी कि हाउ वी कैन डू दैट। एंड फाइनली स्टेमिंग। स्टेमिंग का मतलब ये है कि आप किसी वर्ड को बेस फॉर्म में लेकर आते हो, जैसे कि लविंग, आप उसको बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में लेकर आते हो लव, ठीक है। या अगर इसकी थर्ड फॉर्म है लाइक अगर लव्ड है तो अगेन आप उसको बेस फॉर्म लव में लेकर आते हो, ठीक है। इसे आप कहते हो स्टेमिंग। तो लेट मी क्विकली इंप्लीमेंट दिस स्टेप्स इन क्लब नोटबुक। अब टेक्स्ट क्लीनिंग के लिए आप केरास का सहारा नहीं ले सकते, बट इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है NLT की विद रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दें। ये बेसिकली लाइब्रेरी है जो आपको टेक्स्ट के अंदर पैटर्न खोजने में हेल्प करता है। NLT के कॉर्पस से आप स्टॉपर्स इंपोर्ट करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टॉपर्स है इंग्लिश के, वो हम आसानी से इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। स्टेमिंग के लिए आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। तो पोर्टर स्टेमर वो एल्गोरिदम है जिसकी मदद से आप किसी वर्ड को बेस फॉर्म में लेकर आ सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास ये एक डमी सेंटेंस है, ट्रैफिक लाइट डिटेक्टेड एट 4th इंटरसेक्शन, चेक डिटेल्स हियर। तो आप देख सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर ये 8 स्टॉपर्स हैं, हम इसको रिमूव करना होगा। और ये जो पंक्चुएशंस या लिंक्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पे कुछ डिजिट भी ऐड करता हूँ। तो अब ये जो डिजिट है ये भी हमने रिमूव करना होगा। सो डेटा सेट के अंदर ऐसे भी टेक्स्ट होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है सेंटेंस जो आपका है उसको आप लोअर केस में लेकर आओ। तो लेट मी रन एंड लेट मी रन दिस। अब आप देख सकते हो ट्रैफिक, और अगर मैं लाइट को भी कैपिटल में लेकर आऊं तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो टी वाला लेटर था वो लोअर केस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि रिमूव एवरीथिंग एक्सेप्ट अल्फाबेटिक लेटर्स। तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जाके सब्सट्रैक्ट मेथड को यूज कर सकते हो बाय पासिंग दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पैटर्न वो काम करता है कि लेटर को छोड़ के बाकी हर चीज ये रिमूव कर देगा, और बाकी जो भी चीज हो लाइक डिजिट, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, उसको मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करता हूँ। सो जैसे मैं रन करता हूँ अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4th के साथ जो डिजिट था वो भी रिमूव हो गया, एंड हेयर के बाद यहाँ पे कोई पंक्चुएशन था, यहाँ पे भी आपके पंक्चुएशन है, एंड यहाँ पे भी आपका पंक्चुएशन है। सो वो यहाँ से हट गए और ये जो डिजिट थे वो भी रिमूव हो गए जस्ट विद सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हो टेक्स्ट क्लीनिंग के स्टेप में टोकनाइजेशन यानी वर्ड्स को आप स्प्लिट करते हो। तो उसके लिए आप पाइथन का स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हो। अब आपका हर वर्ड एक कॉमा से सेपरेट है, फिर आप आगे इनको आसानी के साथ प्री प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम इस टेक्स्ट के अंदर जो स्टॉपर्स हैं जैसे कि एट एक स्टॉपर्ड है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कुछ और स्टॉपर्स ऐड करता हूँ, जैसे कि इज एक स्टॉपर्ड है, आई एक प्रोनाउन है एक स्टॉपर्ड है, तो मैं इसको भी रिमूव करूंगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टॉपर्स जो आपने NLTK से प्रोवाइड इंपोर्ट किया था उसके अंदर जाके वर्ड्स और आपने लैंग्वेज बतानी है। अब ये बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो हमारा डेटा इंग्लिश में है तो हम यहाँ पे इंग्लिश बताएंगे स्टॉपर्स। फिर मैंने क्या किया एक लूप चलाया फॉर वर्ड इन वर्ड्स, यानी अब ये वर्ड्स कहाँ पे था, हाँ ये वर्ड्स यहाँ पे हैं, यानी मैंने इस पूरे लिस्ट पे एक लूप चलाया। फर्स्ट टाइम ये ट्रैफिक को उठाएगा और वो वर्ड को देगा, एंड देन मैंने चेक किया कि अगर ये वर्ड स्टॉप वर्ड के अंदर नहीं है देन आगे इसको प्रोसीड कर दें, लेकिन अगर स्टॉप वर्ड है तो आप असाइन ना कर दें। तो अब अगर स्टॉप वर्ड है तो उसको स्किप कर देगा और बाकी जितने भी वर्ड्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे जो इज था, आई था, एट था, जो स्टॉप वर्ड्स थे वो हट गए और बाकी जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ गए। तो इसका ये फायदा हुआ कि अब हमारे डेटा से बहुत से ऐसे वर्ड्स रिमूव हो गए जिससे आगे मॉडल को ट्रेन करने या प्री प्रोसेस करने में और भी आसानी होगी। एंड द फाइनल स्टेप जो आप मोस्टली करते हो वो है स्टेमर। ऑटो स्टेमर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, देन अगेन आप 1 बाय 1 वर्ड उठाते हो एंड स्टेमर को असाइन करते हो, और उसके अंदर एक फंक्शन है स्टेम, उसको वो वर्ड देते हो, एंड देन आपका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर अगर
मैं अभी के लिए इस सेंटेंस को मैं एक वर्ड ऐड करता हूँ, लाइक लविंग intelligently. Let me run it again. So let's see. So ये मैंने रन किया, ये है अपना ओरिजिनल सेंटेंस। सो यू कैन सी यहाँ पे लविंग जो था वो लव हो गया, और इंटेलिजेंटली जो था उसको बेस फॉर्म इंटेलिज में लेकर आया। लेकिन इसका एक दो इश्यूज है, मैं डिटेल में नहीं जाता, बट यस स्टेमिंग से भी आप काम चला सकते हो, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है, ये काम आसान कर देता है जो एनएलटीके आपको प्रोवाइड करता है। सो कहने का मतलब ये है कि ये वो स्टेप्स है जो आप टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए करते हो। ये मैंने आपको सेपरेटली सिखाया, लेकिन वर्ड इफ अगर आपके पास एक बड़ा डेटा है, क्योंकि हमारे केस में एक से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आप एक कस्टम फंक्शन बना सकते हो, और ये फंक्शन हर प्रोजेक्ट में चलेगा। इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ खास किया नहीं, हमने जिस फंक्शन को कॉल किया और उसको पूरा का पूरा डेटा पास किया, एंड देन उसके अंदर हमने स्टॉपर्स एंड पोर्टर स्टेमर के ऑब्जेक्ट्स बनाए, एंड देन हमने सेंटेंसेस के ऊपर वन बाय वन सेंटेंस उठाया, फिर अगेन वही सेम स्टेप है। ठीक है, यू कैन सी दिस आर ऑल द सेम स्टेप्स। लेकिन अब क्या होगा कि अब एक सेंटेंस को सेपरेटली करने के बजाय हमने पूरे डेटा पे इस फंक्शन को अप्लाई किया, एंड नाउ वी हैव ऑल द 3 सेंटेंसेस आर क्लीन्ड। ठीक है, सो ये होता है टेक्स्ट को क्लीन कर लेना। अब अगर आप ये फंक्शन समझते हो तो आपको हर प्रोजेक्ट में आगे इस प्लेलिस्ट में जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे, तो यू वुड सी कि हम एग्जैक्टली यही फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होंगे डिपेंडिंग ऑन द क्लीनिंग क्राइटेरिया, बट ओवरऑल आइडिया सेम रहेगा। सो डीप लर्निंग एनएलपी के अंदर नेक्स्ट स्टेप है टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग्स, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी एनएलपी प्रोजेक्ट। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा है जिसमें मेरा फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड सेंटेंस ये है। ठीक है, आई हैव बुक, आई हैव 2 पेन। अब अगर मैंने एक क्लासिफायर बनानी है यूजिंग केरास और डीप लर्निंग, तो मुझे ये टेक्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल को दिखाना होगा। अब ये जो टेक्स्ट है मशीन लर्निंग मॉडल आई को नहीं समझता, ना हैव को ना बुक को। हमने क्या करना होगा, आई को कोई इंटीजर वैल्यू देनी होगी, एक यूनिक आईडी, इसी तरह हैव, बुक या जितने भी वर्ड्स हैं। फिर उन आईडीज या वर्ड्स के बेस पे मशीन लर्निंग मॉडल किसी भी वर्ड को फ्यूचर में आसानी के साथ रिकॉग्नाइज कर सकेगा। सो टोकनाइजेशन के अंदर बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये है कि आप हर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप ब्रेक करते हो। सो फर्स्ट स्टेप वर्ड्स को ब्रेक करना, स्प्लिट करना, काम आसान। सेकंड स्टेप है कि आप हर वर्ड को एक इंटीजर इंडेक्स या एक आईडी असाइन करते हो। जैसे कि आई को हमने असाइन किया है 10, हैव को हमने असाइन किया है 20, एंड बुक को हमने असाइन किया है 30। अब आगे कितने भी सेंटेंसेस क्यों ना हो, अगर वहां पे आई आता है तो उसको हमेशा 10 ही मिलेगा, क्योंकि 10 रिप्रेजेंट करता है आई को। इसी तरह अगर हैव आता है आगे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो 20 से यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसको आप कहते हो टोकन्स। एंड देन थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो कि आप सीक्वेंसेस को बराबर करने के लिए 0 पैडिंग ऐड करते हो। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसकी जो लेंथ है, यानी इसके अंदर जितने वर्ड्स है वो टोटल 3 हैं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में 4 है, थर्ड सेंटेंस में हो सकता है 2 हो, एक और सेंटेंस है उसमें हो सकता है 1 वर्ड हो। तो हम क्या करते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसको उठाते हैं जो कि 4 वर्ड्स वाला है, और जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनमें 0 ऐड करते हैं ताकि जो बाकी सेंटेंसेस है वो 4 के बराबर हो जाए। तो अब देख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस में 3 वर्ड्स थे, लेकिन दूसरे मैक्सिमम सेंटेंस हमारा जो था उसमें 4 थे, तो हमने एक 0 ऐड कर लिया, और अब ये सेंटेंस दोनों सेंटेंस बराबर हो गए। अब इनकी लेंथ जो है वो 4 है। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब आप न्यूरल नेटवर्क का इनपुट लेयर बनाते हो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका मैक्सिमम सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड्स हैं तो आपका जो इनपुट लेयर होगा उसमें भी मैक्सिमम न्यूरॉन्स 4 होने चाहिए। लेकिन अगर आप
इसको ये सेंटेंस देता हूं, यानी आई हैव बुक, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि ये फिक्स्ड इनपुट साइज नहीं है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है। तो अब हमने इसके साथ 0 ऐड किया था, तो 0 की वजह से एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर ये आपको आसानी के साथ आगे प्री प्रोसेसिंग या जो भी डीप लर्निंग के अंदर टेक्निक्स है, मॉडल जो यूज करते हैं इंटरनली, एंड फाइनली आपको आउटपुट देगा। ठीक है, सो टोकनाइजेशन इज नथिंग बट इसमें 2-3 चीजें हैं कि पहले आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, एंड देन आप 0 पैडिंग ऐड करते हो ताकि जितने भी सीक्वेंस है वो बराबर हों, उनकी शेप बराबर हो, और फिर आप उन सेंटेंसेस को या उन वर्ड्स को या इंटीजर वैल्यूज को किसी भी न्यूरल नेटवर्क को आसानी के साथ फीड कर सकते हो। तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस विद केरास। तो अब बेसिकली क्या करते हो, अब इस प्लेलिस्ट में पिछले कई प्रोजेक्ट में हम बड़े डिटेल से देख चुके हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और टेबुलर डाटा के लिए। देन हमने CNN और ट्रांसफर लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट पे काम किया। सो हमने लर्न किया कि केरास के अंदर आप इमेजेस, वीडियोस या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए बहुत सारे क्लासेस यूज कर सकते हो। इसी तरह जब टेक्स्ट के साथ काम करते हो जो NLP के डोमेन में आता है, तो उसके लिए आप केरास के प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाकर टेक्स्ट से आपको इंपोर्ट करना होगा टोकनाइजर। ये वो क्लास है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को नंबर्स यानी IDs देते हो। अब उन IDs या उन सीक्वेंसेस को बराबर करने के लिए आपको अगेन प्री प्रोसेसिंग के सीक्वेंस से इंपोर्ट करना होगा पैड सीक्वेंसेस, जो 0 पैड ऐड करता है छोटे वाले सीक्वेंस के साथ, ताकि वो बराबर हो जाए मैक्सिमम सीक्वेंस के। एंड एक आखिरी काम जो आप करते हो, एम्बेडिंग, केरास के लेयर से आप इंपोर्ट करते हो एम्बेडिंग। अब ये एम्बेडिंग अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो ये है मेरा सेंटेंस, दिस इज अ सैंपल सेंटेंस। इसमें टोटल वर्ड है 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आप इनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। टोकनाइजर का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, देन टोकनाइजर के अंदर जाके फिट ऑन टेक्स्ट मेथड को कॉल करके उसको आप अपना सेंटेंस पास करते हो। एंड देन ये तो आपने इसको रन किया, एंड देन आप टोकनाइजर के अंदर जाके टेक्स्ट टू सीक्वेंस, यानी अब उस टेक्स्ट यानी हर वर्ड को एक ID असाइन करेगा। सो लेट मी रन इट। तो ये देखिए इसने क्या किया, दिस को असाइन किया 1 एंड इसको असाइन किया 2, एक को 3, सैंपल को 4 एंड सेंटेंस को 5। अब फ्यूचर में अगर एक और सेंटेंस है और उसमें इज आया है, तो वहां पे इज 2 से इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको जब भी रिकॉग्नाइज करेगा तो वो 2 से करेगा। ठीक है, अब ये ID कहां से आ गई और ये 1 2 3 क्यों आ गया, 10 भी तो हो सकता था। तो ये इंटरनली टोकनाइजर करता है, ये वैल्यू ये रैंडमली देता है, उसकी मर्जी है कि किस वर्ड को कौन सी ID दे। ठीक है, इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बट इतना समझो कि हमने वर्ड्स को IDs यहाँ पे दे दिए। अब अगला स्टेप आप करते हो कि अब मान लेते हैं कि एक और सेंटेंस है जिसमें 10 वर्ड्स हैं, एक और सेंटेंस है जिसमें 10 वर्ड्स है और वो हमारे इस इंटायर डेटा के अंदर मैक्सिमम सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंस था इसमें 5 है, तो हमने 5 0 ऐड करने होंगे ताकि ये बराबर हो जाए 10 के। सो उसके लिए आप क्या करते हो कि आपके पास जो फाइनल सीक्वेंस आया था दिस वन, उसको आप पैड सीक्वेंसेस को पास करते हो और मैक्स लेंथ आप 10 देते हो। अब ये मैक्स लेंथ आपको मालूम करना होगा अपने डेटा से। तो मैंने जिस तरह बताया कि अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारे डेटा के अंदर जो मैक्सिमम सेंटेंस था उसमें 10 वर्ड्स थे। ठीक है, सो अब ये ओरिजिनल 5 IDs हैं और सीक्वेंस को बराबर करने के लिए पैड सीक्वेंसेस ने 5 0 ऐड किए। सो अब अगर मैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर फर्स्ट इनपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स मुझे बनाने होंगे। ठीक है, 10 न्यूरॉन्स, ताकि हर सीक्वेंस जाए तो उसमें 10 इनपुट्स हों। अब ये जो पैडिंग पोस्ट है इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल IDs हैं 0 आप बाद में ऐड करें। इसके अंदर एक और होता है प्री, अगर आप ये यूज करते हो तो ये 0 पहले ऐड कर देगा, तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, बड़ा मोस्टली पोस्ट को ही यूज कर लेना। ओके बस आपने इतना सा काम करना होता है टोकनाइजेशन के अंदर। अब ये जो एम्बेडिंग्स है ये बेसिकली आप ट्रेनिंग के दौरान यूज करते हो। अब आप खुद देखो हमारे डेटा के अंदर जो यूनिक वर्ड्स है वो 10 हैं विद पैडिंग अगर हम देखा जाए। सो अब हर वर्ड का एक वेक्टर होना चाहिए।
हर वर्ड के लिए, यानी वन जो एक वर्ड है उसका एक वेक्टर होना चाहिए जिसमें कुछ पॉइंट्स में वैल्यूज होते हैं, और वो वैल्यू कितने होने चाहिए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो उसको कहते हैं आप एम्बेडिंग्स। सो एम्बेडिंग्स को मैंने इनपुट डायमेंशन में अपने टोकनाइजर के वर्ड दिए, बेसिकली दिस इंडेक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आउटपुट डायमेंशन में मैंने 50 रखा एंड इनपुट लेंथ मैंने 10 रखा। इसका क्या मतलब है, पहले मैं रन करता हूं। सो ये हमारा एम्बेडिंग लेयर आ गया। एम्बेडिंग लेयर को मैंने अपना पैडेड सीक्वेंसेस पास किया। तो मैं आपको बताता हूं, अब इसको समझने का ट्राई करना। ये है हमारा ओरिजिनल सेंटेंस जो हमने टोकनाइज किया, ये है हमारा दूसरा सेंटेंस जो हमने पैड किया। सो टोटल 10 यूनिक वर्ड्स। अब हर वर्ड को मैंने एक वेक्टर दिया। सी दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड वेक्टर, यहां से यहां तक। दिस इज आवर सेकंड वर्ड वेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 एंड 10, टोटल 10 थी। तो हर वेक्टर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस वेक्टर के अंदर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आउटपुट डायमेंशन, वो 50 रखा। ये आप 100 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, 60 रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर डेटा सेट साइज। अब ये जो डायमेंशन है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वैल्यूज कहाँ से आ गए, ये फ्लोट में, तो ये अगेन आपके एम्बेडिंग्स ने किए। अब ये जो आपका फाइनल एम्बेडिंग लेयर है इसको आप यूज कर सकते हो RNN, BiLSTM या GRU के साथ, उस मॉडल के साथ। ठीक है, ये जस्ट आपको हर वर्ड के लिए एक डेंस वेक्टर प्रोवाइड करता है जो उस वर्ड की शनाख्त होगी मॉडल के लिए। ठीक है, RNN पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क हैं। जैसे कि जो फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क आप पढ़ते हो डीप लर्निंग के अंदर, वो है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको आप मोस्टली टेबुलर डाटा पे यूज करते हो, अप्लाई करते हो। उसके बाद जब आप पढ़ते हो एक और न्यूरल नेटवर्क, वो है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो आप ग्रिड लाइक डाटा के लिए यूज करते हो, सच एज इमेजेस एंड वीडियोस। एंड थर्ड न्यूरल नेटवर्क RNN, जिसका फुल फॉर्म है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसको आप मोस्टली टेक्सचुअल डाटा या सिक्वेंशियल डाटा के लिए यूज करते हो। ठीक है, सो ये जस्ट मैंने आपको बताना था कि डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क है और वो आप डिफरेंट डाटा सेट के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो RNN से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जनरल इसका जो एक इंट्रोडक्शन है या एक समझने की चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसका फुल फॉर्म है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ये एक सिक्वेंशियल टाइप मॉडल है जो सिक्वेंशियल डाटा पर काम करता है। अब सवाल यह है कि सिक्वेंशियल डाटा या नॉन सिक्वेंशियल डाटा क्या होता है। तो पहले हम नॉन सिक्वेंशियल डाटा देखते हैं। नॉन सिक्वेंशियल डाटा मोस्टली आपके पास टेबुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि अगर मैं एक बंदे का एज और जेंडर दे दो तो वो मुझे प्रेडिक्ट करे उसका हाइट, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, यानी मैं आपको एक पर्सन है जिसकी एज है कोई 22 और उसका जो जेंडर है वो लेट्स से मेल है, या मैं क्या करता हूँ इसको वेट ही बना लेता हूँ, ये वेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वेट है कोई लेट्स से 7 पाउंड या जो भी इसकी वैल्यू है वेट की, और ये हमने प्रेडिक्ट किया इसकी हाइट कोई होगा 6 फीट। ठीक है, तो अब ये एक टेबुलर डाटा है, और ऐसे डाटा के लिए आप ऐसे डाटा को आप नॉन सिक्वेंशियल डाटा कहोगे जिसमें सीक्वेंस मैटर ना करें, यानी जहां पे सीक्वेंस डजंट मैटर। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप ये डाटा न्यूरल नेटवर्क को दिखाओगे तो आपका इनपुट साइज कुछ इस तरह बनेगा कि एक पर्सन है जिसका एज है मैंने दिया न्यूरल नेटवर्क को, और उसका जेंडर दिया और उसका वेट दिया। तो अब ये न्यूरल नेटवर्क मुझे प्रेडिक्ट करके देगा इसकी वेट को, इस बंदे की वेट कुछ इतना है। ठीक है,
अब ये इनपुट साइज फिक्स्ड हो गया, 3 इनपुट साइज है इस न्यूरल नेटवर्क का। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस एज को उठाओ यहाँ पे वेट की जगह पे रखूं और वेट को उठाओ एज की जगह पे रखूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो। आप सीक्वेंस चेंज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने इसकी वेट को प्रेडिक्ट करना है। यानी अगर मैं एज को सेकंड नंबर पे रखूं या जेंडर को पहले नंबर पे रखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस डेटा को आप नॉन सिक्वेंशियल डेटा कहते हो, जहां पे आप सीक्वेंस चेंज करें या ना करें बट इट डजंट मैटर। बट सिक्वेंशियल डेटा वो होता है जिसमें सीक्वेंस मैटर करता है। इसके कई एग्जांपल है, लाइक टेक्स्ट डेटा। अब टेक्स्ट डेटा के अंदर भी आपके पास क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, या टेक्स्ट जनरेशन भी हो सकता है, या एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन लाइक मशीन ट्रांसलेशन, या फिर टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा यानी अगर आपने किसी मार्केट की फ्यूचर स्टॉक प्रेडिक्ट करनी है, तो लेट से 10 तारीख को कोई कुछ ये था, ठीक है, मैं आपको जल्दी एक ग्राफ दिखाता हूँ। फिर 20 तारीख को स्टॉक कुछ ऐसा था, और यहाँ पे मैंने 30 प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, 30 को। तो ये 10 पे कोई था, लेट से दिस ग्राफ, एंड 20 पे ये था, और 30 पे आपका स्टॉक बढ़ा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा आई विल प्रेडिक्ट दिस थिंग। तो अब ये जो पास्ट हिस्ट्री है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करूंगा देन दिस प्रेडिक्शन विल नॉट वर्क, ठीक है। अगर कर भी ले तो खराब ही होगा। तो सीक्वेंस जहां पे मैटर करें। दूसरा एग्जांपल है कि मेरे पास एक सेंटेंस है, आई एम नूर। मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मैं नूर हूँ, मैं नूर हूँ, सॉरी फॉर द राइटिंग बट या मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं आई को उठाऊं नूर की जगह पे रखूं और नूर को उठाऊं आई की जगह पे रखूं, तो क्या मेरे रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रामेटिकली गलत है। मैं इस तरह नहीं कह सकता नूर आई एम, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रामर के हिसाब से आई एम नूर होना चाहिए। तो वो इनपुट जिसकी सीक्वेंस चेंज होने से उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसको आप सिक्वेंशियल डेटा कहते हो। यानी सिक्वेंशियल डेटा वो जिसमें सीक्वेंस मैटर करे, सीक्वेंस के चेंज जहाँ पे सीक्वेंस को आप चेंज ना करें। उसमें आपके पास एग्जांपल टेस्ट, टाइम सीरीज एंड स्पीच डेटा। आपको पता है कि ऑडियो में आपके पास फ्रिक्वेंसीज होते हैं, कुछ इस तरह के फ्रिक्वेंसीज होते हैं। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते आपकी फ्रिक्वेंसी में बंदे ने कुछ बोला था, यहाँ पे कुछ और बोला था, यहाँ पे कुछ और बोला था, तो मैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकता, वरना इससे पूरी ऑडियो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर RNN, ये तो जस्ट हमने ये देखा कि RNN हम क्यों यूज करते हैं, यानी RNN है क्या और सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल डेटा में फर्क क्या है। बट क्या हम टेक्सचुअल डेटा, यस, सीक्वेंस डेटा के लिए ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके 4 रीजन है जिससे आपका या तो रिजल्ट खराब होगा या फिर आपका ANN काम नहीं करेगा। पहला रीजन है वेरी इनपुट साइज, दूसरा रीजन है अननेसेसरी कंप्यूटेशन, थर्ड रीजन है प्रेडिक्शन ऑन न्यू इनपुट, एंड द फोर्थ रीजन इज नो मेमोरी। इन तमाम रीजन को समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा है जिसमें 2 सेंटेंसेस है या 2 डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 यूनिक वर्ड हैं, हाय नूर, एंड इसमें 4 यूनिक वर्ड है, 4। तो टोटल वोकैबुलरी हमारे पास ये है, हाय नूर माय नेम इज, जिसमें टोटल आपके पास 5 वर्ड्स हैं। तो अगर आपने ये डेटा, यानी पहले ये डॉक्यूमेंट न्यूरल नेटवर्क को दिखाना है ANN को, तो पहले तो हमने हर वर्ड के लिए एक वेक्टर बनाना होगा। हम इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये सारे टेक्निक पढ़ चुके हैं वेक्टराइजेशन वाले। सो मान लेते हैं कि हमने ये तमाम वेक्टर्स या तमाम वर्ड्स के लिए वेक्टर्स बनाए। वन हॉट एनकोडिंग जो बहुत ही सिंपल टेक्निक है वो यहाँ पे हमने यूज किया, हम मान लेते हैं, ठीक है। सो कैसे होगा? सबसे पहले हाई को पकड़ो और इसका वेक्टर बनेगा 1 0 0 0, ये वेक्टर बन जाएगा। सिंपल वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पे हमने यूज किया है, ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग।
उसके बाद नूर के लिए ये वेक्टर बनेगा 0 1 0 0 0 एंड ये वेक्टर माई का वेक्टर हो रहेगा, नेम का वेक्टर एंड इसका वेक्टर। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेंटेंस यानी हाय नूर की बात करें तो उसका जो वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह ही होगा, नंबर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज हाय लाइक दिस एंड दिस इज योर नूर। अब मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाता हूं। सो अगर मैंने पहला सेंटेंस देना है तो मेरे पास दो इनपुट होंगे। ये पहला न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन होगा। ये न्यूरॉन होगा हाई के लिए, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे वेक्टर ही पास करूंगा हाई का, क्योंकि मशीन टेक्स्ट को तो नहीं समझता। जो हमने 1 हॉट इनपुट किया है 1 0 0 0 0 0 ये हाई के था, और उसके बाद ये नूर का वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। सो मैं अभी के लिए ये वेक्टर बनाता हूँ नूर के लिए, और यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन करनी है। सो ये नूर जाएगा कुछ इस तरह, फुली कनेक्टेड होगा नूर, ठीक है, और यहाँ पे ये हमें प्रेडिक्शन करके देगा। सो ये तो ठीक है, हमारा इनपुट साइज यहाँ पे 2 न्यूरॉन है, फिक्स्ड हो गया। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को उठाऊं तो देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास इनपुट साइज किस तरह बनता है, 1 2 3 4, बट हमारे पास फिक्स्ड है साइज। तो फिक्स साइज क्या था, ये था हमारे पास फिक्स साइज लाइक दिस। और हमारे पास जो नया डाटा है वो है माई, पहला वर्ड है या पहला वेक्टर माई, मैं जस्ट फर्स्ट लेटर लिखूंगा। उसके बाद है नेम, एंड अब ये 2 वर्ड यहाँ पे हमने ट्रंकेट करने होंगे, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड इनपुट ये है। सो पहला इशू वेरी इनपुट साइज, कि आपके पास फिक्स साइज एक बार जब बन जाए तो फिर अगला जो नया सेंटेंस आए, चाहे उसकी लेंथ ज्यादा हो या कम, वो पिछले जो फर्स्ट आपने दिया था सेंटेंस उसके हिसाब से चलेगा। तो ये पहला रीजन है, पहला इशू है ANN के साथ। लेकिन मान लेते हैं कि ये हमने रिजॉल्व किया, एक टेक्निक होता है पैडिंग का, जीरो पैडिंग जिसको आप कहते हो, या ट्रंकेशन का। सो आप क्या करते हो कि आप अपने पूरे डेटा के अंदर जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो निकालते हो, और ये हो गया मैक्सिमम सेंटेंस जिसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं। तो फिर आपका इनपुट साइज 4 ही हमेशा रहेगा, इससे ना कम होगा ना ज्यादा, कुछ इस तरह। ये नया न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूं, इस ऊपर वाले को इग्नोर मार दूं। ये 4 न्यूरॉन्स है इसके अंदर। अब जो भी सेंटेंस आएगा, अगर पहला सेंटेंस आएगा इसमें 2 वर्ड्स हैं तो इसे ये 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर देगा, ठीक है। यानी ये हो गया हाई का वेक्टर और ये हो गया नूर का वेक्टर। अब सिंस इनपुट साइज 4 है तो ये इसके साथ 2 0 ऐड करेगा, जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस आता है जिसकी साइज 4 से भी ज्यादा है, लेट्स से 6 है, 1 2 3 4 5, लेट्स से 5 है, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट वाले को रिमूव करेगा, ट्रंकेट कर देगा। तो ये पैडिंग एंड ट्रंकेशन वाला मान लेते हैं कि हमने इसमें ये जुगाड़ लगा लिया। लेकिन फिर इससे होगा क्या कि आपकी जो कंप्यूटेशन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे अननेसेसरी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन है अननेसेसरी कंप्यूटेशन। थर्ड रीजन है प्रेडिक्शन ऑन न्यू डाटा। तो ये तो जस्ट डमी टेक्स्ट है। मान लेते हैं कि अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा फिक्स्ड इनपुट साइज है 5 वेक्टर्स या 5 न्यूरॉन्स या 5 वर्ड्स, ठीक है। इसके पास जो भी सेंटेंस आएगा अगर कम है तो 0 पैडिंग ऐड होके बराबर हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो ट्रंकेट होके 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में जब आप एक नया इनपुट देते हो और मान लेते हैं कि उसमें 100 वर्ड्स हैं, तो अब इसका साइज 100 न्यूरॉन्स होगा, लेकिन हमारे मॉडल की 5 है, तो ये यहाँ पे आपको एरर देगा, बल्कि प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। थर्ड रीजन ये था प्रेडिक्शन ऑन न्यू इनपुट, थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन ये है कि आप जो एक इनपुट पास कर रहे हो न्यूरल नेटवर्क को, वो आप एक साथ पास कर रहे हो, जैसे कि हाई एंड दिस नूर, पहला सेंटेंस,
ये हमारे न्यूरॉन हो गए या हिडन लेयर। आप इस हिडन लेयर को एक साथ पास कर रहे हो, जिससे ये होगा कि आप सेमेंटिक रिलेशन हो रहे हो वर्ड्स के बीच में। देखिए यानी सेमेंटिक मीनिंग यहाँ पे हम नहीं कैप्चर कर पा रहे क्योंकि इसके अंदर मेमोरी वाला इश्यू होता है, इसमें मेमोरी होता ही नहीं है, जो RNN में होता है वो हम आगे देखेंगे। तो ANN आप अप्लाई कर सकते हो, बट इन 4 रीजन को मद्देनजर रखते हुए यू विल गेट, या तो आपका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा या फिर ANN काम ही नहीं करे। RNN इम्प्लीमेंटेशन विद केरास, या आप इसको कुछ इस तरह भी कह सकते हो IMDb मूवीज रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग RNN या NLP विद डीप लर्निंग। तो सिंस हमने स्टार्ट, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा कलेक्शन, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज Kaggle वाला IMDb मूवीज रिव्यू सेंटिमेंट एनालिसिस डेटा। अब सबसे पहले आपको डेटा को प्री प्रोसेस करना होगा, एज वी हैव ऑलरेडी सीन के NLP के केस में आप टेक्स्ट को क्लीन करते हो। देन वी विल सी कि हाउ यू कैन क्रिएट एम्बेडिंग्स। अब तक आपने देखा होगा कि NLP के अंदर हमने बहुत सारे टेक्निक सीखे हैं टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन डीप लर्निंग में आप एम्बेडिंग्स यूज करते हो, जिसको आप टोकनाइजेशन कहते हो। ये हम देखेंगे। देन वी विल सी के व्हाट इज RNN एंड व्हाई वी नीड RNN फॉर टेक्सचुअल डेटा और टाइम सीरीज बेस्ड डेटा और ऑडियो डेटा यानी स्पीच वाला। फिर हम देखेंगे कि आप केरास के अंदर किस तरह RNN को इम्प्लीमेंट करते हो, and then we will see how you can train RNN, and then we will see how you can evaluate RNN model यानी confusion classification report calculate करना, and finally we will create a prediction system. But the main goal and main objective of this project is कि आप ये सीखे कि एक deep learning project का flow क्या है, स्पेशली NLP के लिए, और RNN को सीखना यानी उसकी आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन को सीखना, एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो चले अब हम इसको शुरू कर। तो यहाँ पे मैंने अपना कोलैब नोटबुक ओपन किया है। डेटा सेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं IMDb वाला, जो 50 के मूवीज़ रिव्यूज़ हैं। आप यहाँ पे आए, इस वाले डेटा को यहाँ से डाउनलोड कर दें। अभी के लिए मैं जस्ट आपको डेटा दिखाता हूँ। इफ़ आई रन इट, सिंस इस डेटा के अंदर 50,000 रोज है यानी 50,000 मूवीज़ रिव्यूज़ है, तो मैंने क्या किया, रैंडमली 5,000 यहाँ से उठाए और ये है हमारा डेटा, जिसमें एक रिव्यू है बेसिकली टेक्स्ट और एक सेंटिमेंट है जिसके अंदर 2 क्लासेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो बेसिकली वी हैव बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम फॉर टेक्सचुअल डेटा। अब मैं आता हूँ आपको सबसे पहले RNN समझाने का ट्राई करता हूँ। सिंस पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि डीप लर्निंग के अंदर जब भी हम जाते हैं तो वहां पे हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं। न्यूरल नेटवर्क, पहला न्यूरल नेटवर्क है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो आप टेबुलर डेटा के लिए यूज करते हो, ठीक है, यानी जिसमें आपके पास टेबुलर डेटा होता है, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, टेबुलर। दूसरा न्यूरल नेटवर्क जो आप पढ़ते हो वो है CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो आप इमेजेस एंड वीडियोस के लिए यूज करते हो, यानी इमेजेस क्लासिफिकेशन या डिटेक्शन प्रॉब्लम, या वीडियोस के अंदर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। इसके बहुत सारे टाइप्स है, पर थर्ड न्यूरल नेटवर्क है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जो आप या तो टेक्सचुअल डेटा के लिए यूज करते हो या आप टाइम सीरीज बेस्ड डेटा के लिए यूज करते हो। यानी अगर आपने फ्यूचर सेल्स प्रेडिक्ट करना है तो माजी के पिछले मंथ को आपने देख के बताना होगा कि आने वाला 2025 में सेल की प्रेडिक्शन क्या होगी। तो आपको 2024 के सारे मंथ लाइक जनवरी, मार्च, कुछ इस तरह ये देखना होगा। तो अब यहाँ पे आप एक टाइम सीक्वेंस में जा रहे हो, टाइम सीरीज, तो ऐसे केस में आप RNN यूज करते हो, या फिर टेक्सचुअल डेटा जो मैं आपको थोड़ी देर बाद आगे बताने वाला हूँ, या फिर ऑडियो डेटा, यानी ऑडियो डेटा के अंदर बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो वो भी एक सीक्वेंस वाइज होता है डेटा। तो ऐसे डेटा के लिए आप RNN यूज करते हो। सो RNN स्टैंड फॉर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसके बहुत सारे टाइप्स है जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सबसे पहला टाइप है सिंपल RNN, वो पढ़ने वाले हैं। तो RNN एक सिक्वेंशियल मॉडल है जो मोस्टली सिक्वेंशियल डेटा पे काम करता है। सिक्वेंशियल डेटा समझने से पहले आपको समझना होगा नॉन सिक्वेंशियल डेटा। नॉन सिक्वेंशियल डेटा वो होता है कि ये आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क है और ये आपका इनपुट लेयर है,
और अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने किसी बंदे की हाइट को प्रेडिक्ट करना है, यानी किसी बंदे का एज, जेंडर और वेट को देख के हमारा ये मॉडल हाइट प्रेडिक्ट करके देगा। तो अगर मैं एज को वेट की जगह पे रखूं या जेंडर को यहाँ पे रखूं, यानी अपने इस डेटा का सीक्वेंस चेंज करो, तो क्या इससे मेरे आउटपुट पे फर्क पड़ेगा? नो। तो जब भी आपके इनपुट डेटा का आउटपुट पे फर्क ना पड़े, उसको आप नॉन सिक्वेंशियल डेटा कहते हो, यानी टेबुलर डेटा बेसिकली। लेकिन अगर मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेशन करनी हो, जैसे कि आई एम नूर, मैंने इसको ट्रांसलेट करना हो उर्दू में, मैं नूर हूँ, तो अब अगर मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज कर दूं, तो क्या इसके ट्रांसलेशन पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। अगर मैं नूर को पहले रखूं, आई को बाद में रखूं, तो क्या मैं इस तरह कह सकता हूं नूर एम आई? तो इससे मेरे ट्रांसलेशन यानी आउटपुट चेंज होगा, यानी ग्रामेटिकल मीनिंग चेंज होगा। तो इसे कहते हो आप सीक्वेंस डेटा, जिसमें सिक्वेंशियल डेटा, जिसमें सीक्वेंस मैटर करे। तो आरएनएन इज यूज्ड फॉर सिक्वेंशियल डेटा, जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट आता है, टाइम सीरीज डेटा आता है या स्पीच डेटा आता है, ऑडियो। ठीक है, तो आरएनएन की जरूरत इसलिए पड़ी जब हमारे पास सिक्वेंशियल डेटा आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आरएनएन है क्या। आरएनएन समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी, टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर्स। सो ये है हमारे पास छोटा सा डेमी डेटा, जस्ट मैंने आपको आरएनएन एक्सप्लेन करके देना है, जिसमें हमारे पास 3 रिव्यूज हैं। ही इज गुड जो कि पॉजिटिव है, ही इज बैड जो कि नेगेटिव है, ही इज नॉट गुड जो कि नेगेटिव है। यानी हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है सेंटिमेंट एनालिसिस का। तो पहले तो आप वोकैबुलरी बिल्ड करते हो, यानी आप यूनिक वर्ड्स निकालते हो। सो ही इज गुड, ये 3 वर्ड हो गए, उसके बाद बैड एंड उसके बाद नॉट। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 5 यूनिक वर्ड्स, यानी 5 इनपुट फीचर्स। अब आरएनएन अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप सिंपल जो बेसिक एनएलपी है उससे आप अपने इस टेक्स्ट को, यानी आप अपने इस इनपुट फीचर को इनकोड करते हो, तो मान लेते हैं कि ये है ही, हमने इनकोड किया 10000, टोटल 5 होने चाहिए, क्योंकि 5 इनपुट फीचर है या 5 वोकैबुलरी है आपके पास। उसके बाद ये हमारे पास इज 0100 इनकोड, और गुड के लिए हमने ये इनकोड किया। तो पहले सेंटेंस में ही इज गुड के लिए हमारे पास 3 इनकोडिंग्स हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स है जो कि बेसिकली आपके टाइम स्टैम्प्स कंसिडर किए जाते हैं, और 5 इनपुट फीचर्स हैं। आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का जो इनकोडिंग फॉर्म, वो बेसिकली आपके पास टाइम स्टैम्प्स कंसिडर किए जाते हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल वोकैबुलरी, वो आपके पास इनपुट फीचर्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताना था कि टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर्स क्या है। अब मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं कि आरएनएन किस तरह काम करता है। अब सिंस दिस इज नॉट अ डीप लर्निंग प्लेलिस्ट का, तो मैं इसके ज्यादातर मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये काम किस तरह करता है। तो अगेन वही डेटा है हमारे पास, और ये है हमारे पास टोटल वोकैबुलरी इनकोडेड फॉर्म में, ही इज गुड बैड नॉट। ठीक है, जिसमें आपके पास टाइम स्टैम्प्स एंड इनपुट फीचर कंसिडर किए जाएंगे। तो पहले डॉक्यूमेंट को पकड़ते हैं हम, जिससे हम आरएनएन को समझेंगे, और पहले डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड को हम समझेंगे। अब ये हमारा पहला टाइम स्टैम्प्स है। तो अगर मैं ही यानी फर्स्ट वर्ड का इनकोडेड फॉर्म उठाऊं, तो वो है 1 0 0 0 एंड 0। अच्छा, एक और चीज, आपके जो इनपुट फीचर्स हैं, आपके आरएनएन का जो इनपुट लेयर है, आपको पता है कि डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें 3 चीजें होते हैं, इनपुट लेयर, उसके बाद हिडन लेयर, एंड फाइनली यू हैव आउटपुट लेयर। सो ये है हमारा इनपुट लेयर, एंड ये है हमारा हिडन लेयर, एंड ये है हमारा आउटपुट लेयर। तो जो इनपुट लेयर होगा उसकी इनपुट साइज, यानी उसमें जो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, यानी इनपुट साइज, यानी इनपुट न्यूरॉन की साइज आपके इनपुट फीचर्स के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे पास 5 है, इसलिए हमारे पास 5 न्यूरॉन है।
ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वर्ड ही को यहाँ पे पकड़ा। अब क्या होगा कि इस न्यूरल नेटवर्क यानी इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि सबसे पहले तो हर न्यूरॉन डीप लर्निंग के अंदर जो हिडन लेयर है वहां पे जाएगा। तो ये हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ इंटरकनेक्टेड है क्योंकि ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो हिडन लेयर के अंदर फर्स्ट न्यूरॉन है वो कोई आउटपुट देगा। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे लगा होगा, कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन तो होगा, वो कोई आउटपुट देगा। लेकिन जो ANN है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसमें जो हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन का आउटपुट है वो सीधा आउटपुट लेयर में जाता है। लेकिन RNN में ऐसा नहीं होता। RNN में हिडन लेयर के अंदर जो न्यूरॉन है उसका आउटपुट खुद के लिए इनपुट बन जाता है और इसी को आप कहते हैं टाइम स्टैम्प्स, इसी को आप कहते हैं स्टेटस, इसी को आप कहते हैं कि RNN के अंदर गेट्स लगे होते हैं, मेमोरी लगा होता है जो स्टोर करता है न्यूरॉन के आउटपुट को और उसको एज अ इनपुट बनाते हैं उस न्यूरॉन के लिए। लेकिन इस न्यूरॉन का जो आउटपुट होगा ही के लिए वो हिडन लेयर के अंदर जो दूसरा न्यूरॉन है उसके लिए भी ये इनपुट के तौर पे काम करेगा और इस न्यूरॉन का तीसरे न्यूरॉन के लिए भी इनपुट के तौर पे काम करेगा। समझाने का ट्राई करूं कि हिडन लेयर के अंदर जो न्यूरॉन होगा उसका आउटपुट खुद के लिए इनपुट बन जाएगा और बाकी न्यूरॉन के लिए भी इनपुट बन जाएगा। इसी तरह इस न्यूरॉन का आउटपुट इस वाले न्यूरॉन के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा, खुद के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा एंड बाकी जो न्यूरॉन्स होंगे उनके लिए भी इनपुट के तौर पे काम करेगा। और इसी को आप असल में कहते हो RNN क्योंकि ये टाइम स्टैम्प्स के तौर पे काम करता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ही पास करते हो। ही का जो इनकोडेड फॉर्म है वो ये है 0 1 0 0 0। अब ये आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक अगेन यहाँ पे अपने लिए इनपुट बाकी न्यूरॉन के लिए इनपुट जाएगा। अब मैंने मोटी मोटी बातें बताई। अब जाहिर सी बातें यहाँ पे आपके वेट्स कैलकुलेट होते हैं, लर्निंग रेट होता है, तो उन चीज़ों में मैं नहीं जाता। बट फाइनली यहाँ पे यू विल गेट सम आउटपुट। तो यहाँ पे आप लॉस कैलकुलेट करते हो इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर और वो लॉस घटाने के लिए आप दोबारा बैक प्रोपोगेशन करते हो। अगेन ये सारा कैलकुलेशन होगा एंड फाइनली ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका लॉस रिड्यूस ना हो जाए। तो कोई ना कोई आपको प्रेडिक्ट करके देगा इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो आइडिया ये है RNN के केस में, जस्ट सारी कहानी हिडन लेयर के अंदर है कि ANN के केस में जब हिडन लेयर पे हमारा एक्टिवेशन ऑन होता है तो वो आउटपुट्स डायरेक्टली आउटपुट लेयर में जाता है। लेकिन RNN के केस में ये नहीं जाता, ये अपने लिए इनपुट बन जाता है और बाकी न्यूरॉन के लिए भी इनपुट के तौर पे काम करता है। सो आई होप मैंने आपको आसान तरीके से समझाने का ट्राई किया RNN का। अब ये जो हमने इनकोडेड फॉर्म किया, हम इस प्रोजेक्ट में ये नहीं करने वाले, हम यहाँ पे एम्बेडिंग से काम करेंगे। सो एम्बेडिंग बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पे काम करता है कि आपके पास जो टेक्स्ट होता है इनपुट उसको आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो। सो ही इज गुड, हम पहले टेक्स्ट को पकड़ा और ही को हमने 10 नंबर दिया, एक इनपुट ID है और इसके लिए 20 एंड गुड के लिए यहाँ पे 30। अब ये एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक वेक्टर बन गया हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह दूसरे टेक्स्ट का वेक्टर हमारे पास ये बन गया और तीसरे टेक्स्ट का वेक्टर हमारे पास ये बन गया। अब आप क्या करते हो, जो सबसे मैक्सिमम सीक्वेंस है, यानी इसमें टोटल आपके पास क्या है 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें आपके पास 4 है। सो 4 आपका मैक्सिमम सीक्वेंस है। तो आपके RNN का जो इनपुट होगा वो भी 4 होना चाहिए, 4 न्यूरॉन होना चाहिए, 1 2 3 4। लेकिन इशू ये है कि ठीक है, मैं ये मैक्स सीक्वेंस जब अपने इस न्यूरल नेटवर्क को दिखाऊंगा तो मेरे पास इनपुट साइज 4 होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं इसको दिखाऊं तो इस केस में तो मेरे पास ओनली 3 है। तो फिर हम क्या करते हैं, 0 पैडिंग करते हैं, यानी यहाँ पे एक 0 ऐड करते हैं और यहाँ पे भी एक 0 ऐड करते हैं। तो अब हमारा सीक्वेंस बराबर हो गया। अब 3 के बजाय 4 हो गया, यहाँ पे भी 3 के बजाय 4 हो गया। तो सीक्वेंस बराबर करने के लिए आप 0 पैडिंग करते हो।
सो ओवरऑल एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट टोकनाइजेशन, जिसमें आप बेसिकली टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और फिर ये आप अपने RNN को दिखाते हो, वही होगा, एंड फाइनली यू विल गेट यहाँ पे आउटपुट इधर 0 और 1, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं कि एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हैं। तो डेटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ लेट्स डू प्री प्रोसेसिंग। अच्छा, एक और चीज, कोड मैंने पहले से इंप्लीमेंट किया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीटेशन है। तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर पहले तो आप क्लीनिंग करते हो और उसके लिए आपके पास NLTK एंड रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी काम करता है। ये चीजें हम अपने इस प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से देख चुके हैं। अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग एंड NLTK स्टेमिंग वाले टेक्निक्स ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मेरे पास एक फंक्शन है प्री प्रोसेस टेक्स्ट, जिसके पास एक टेक्स्ट आ रहा है और वो टेक्स्ट में अपने डेटा के अंदर जाकर रिव्यू यानी इस टेक्स्ट को कॉल किया और इसके ऊपर अप्लाई किया इस प्री प्रोसेस टेक्स्ट को। अब 1 बाय 1 एक एक डॉक्यूमेंट जाएगा और वो पलट के यहाँ पे स्टोर होगा। अब क्लीनिंग वाले स्टेप क्या है? सबसे पहले मैंने अपने टेक्स्ट को लोअर केस किया है। लोअर केस हम इसलिए करते हैं कि एक वर्ड है, जैसे कि अगर हमारे पास एक वर्ड है लव और ये सेम वर्ड दोबारा किसी ने लिखा है अपर में लव, तो अब मॉडल ये 2 वर्ड कंसिडर करेगा, हालांकि ये एक वर्ड है। तो हम चाहते हैं कि हम इसको लव में ले आए, यानी इसको लोअर केस में ले आके एक वर्ड बनाए। तो ये हो गया लोअर केसिंग। उसके बाद हमने, हो सकता है कि ये डेटा जिसने भी कलेक्ट किया हो वहां पे HTML टैग्स रह गए हों या वेब स्क्रैपिंग किया हो, तो उसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन का ये पैटर्न यूज करते हो। इस पैटर्न से आप इस टेक्स्ट के अंदर घुस के वो चीजें निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये पैटर्न उठाया। दिस इज द पैटर्न, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एंड हमने इस चीज से इसको रिप्लेस किया, पलट के टेक्स्ट में स्टोर किया। उसके बाद हमने रिमूव किया है पंक्चुएशन एंड नंबर्स। पंक्चुएशन यानी जो दिस थिंग्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी ये पंक्चुएशन है, क्वेश्चन मार्क, दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट, कॉमा, दिस आर पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये चीजें हमने इस पैटर्न से रिमूव किए हैं और इस पैटर्न का सिर्फ ये काम है कि ये आपका जो नंबर्स एंड पंक्चुएशन है वो हटा देगा। और ये पैटर्न दोनों बेसिकली आप एक साथ भी लगा सकते हो या सेपरेटली भी लगा सकते हो। ये है पंक्चुएशन के लिए है, ये है डिजिट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने रिमूव किया है स्टॉपर्स, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो स्टॉपर्स यानी जो वर्ब्स है या इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो प्रोनाउंस हैं वो भी हटा लेना यहाँ पे हमने करना होगा ये। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश वाले स्टॉपर जो NLTK के हैं यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया है, ये आप देख सकते हो। उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्टॉपर्स और उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर वर्ड इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर। सबसे पहले मैंने स्प्लिट किया वर्ड बाय वर्ड और वर्ड को उठा के मैंने चेक किया स्टॉपर के अंदर, अगर नहीं है तो उसको उठाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन का मतलब ये है कि जस्ट सिंस ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा तो हम दोबारा इसको स्ट्रिंग से जोड़ना चाहते हैं। तो जब आप ये रन करते हो फाइनली यू विल गेट दिस क्लीन टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इनकोडिंग किया है। सिंस इनकोडिंग का मतलब यह है कि जो टारगेट कॉलम है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 क्लासेस है जो कि टेक्स्ट में है। तो उसके लिए आप scikit-learn से काम ले सकते हो। प्री प्रोसेसिंग से हमने लेबल इनकोडर इंपोर्ट किया, लेबल इनकोडर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एंड लेबल इनकोडर को हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया एंड दिस इज योर सेंटिमेंट, ठीक है। और हमने इसको एक नए कॉलम में इनकोड किया। अब इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू विल हैव 0 and 1। अब ये है मेन काम, टोकनाइजेशन एंड पैडिंग, बेसिकली एम्बेडिंग। तो आप क्या करते हो, इसके लिए आप टेंसरफ्लो के अंदर जाके केरास के प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाके टेक्स्ट से इंपोर्ट करते हो टोकनाइजर, और ये वो असल चीज है जिसे आप एम्बेडिंग करते हो। लेट मी रिपीट, टेंसरफ्लो के अंदर जाके केरास के प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट से इंपोर्ट करते हो टोकनाइजर, और 0 पैडिंग ऐड करने के लिए आप टेंसरफ्लो डॉट केरास के प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंस से इंपोर्ट करते हो पेड सीक्वेंसेस। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमने टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन टोकनाइजर के अंदर आप सबसे पहले अपना वोकैबुलरी बिल्ड करते हो। वोकैबुलरी जो हमारे पास 5 था इनपुट फीचर्स, यहाँ पे मैंने 10,000 लिया है। आप 50,000 ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर यूनिक वर्ड्स, ठीक है। मैंने अभी के लिए जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो 10,000 दिया है। 10,000 से आपका काम चल जाएगा। फ्यूचर में अगर प्रेडिक्शन में एक ऐसा वर्ड आता है जो ट्रेनिंग के दौरान यानी टोकनाइजर ने जो एम्बेडिंग्स क्रिएट किए हैं उसके दौरान वो वर्ड ना हो, तो उसके लिए आप आउट ऑफ वोकैबुलरी
यहाँ पे ऐड कर सकते हो एरर से बचने के लिए। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। लेट से मान लेते हैं कि हमारा मॉडल इन दो सेंटेंसेस पे ट्रेन हुआ है, दिस इज दिस गुड, लेकिन फ्यूचर में एक सेंटेंस हमने डाला दिस इज गुड मूवी। अब ये जो टोकनाइजर है इसने सिर्फ इन तमाम वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया था, लेकिन इनके पास मूवी था ही नहीं, तो हम कहते हैं कि ये है आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड, इसको आप इग्नोर मानो। ठीक है, उसके बाद फिट ऑन टेक्स्ट एक मेथड है इस टोकनाइजर के अंदर, और उसको हमने अपने डेटा का क्लीन टेक्स्ट पास किया, एंड देन टोकनाइजर के अंदर जाके हमने, अब देखना ये सारा का सारा जो आपका टेक्स्ट होगा वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस जनरेट करने होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, बट फॉर दैट यू हैव टू यूज टोकनाइजर दैट टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस। उसको अगेन आपको क्लीन टेक्स्ट पास करना होगा। अब ये फाइनली मैंने जो स्टोर किया है सीक्वेंसेस के अंदर, इसको अभी के लिए भूल जाओ। मैंने पहले 3 रो यानी ये 3 रो उठाए हैं, ये डॉक्यूमेंट, इसको आप सीक्वेंस भी कहते हो, दूसरा डॉक्यूमेंट एंड तीसरा डॉक्यूमेंट, उसके जो एम्बेडिंग्स हैं वो यहाँ पे निकाले हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सीक्वेंसेस 0 से लेकर 3 उठाओ, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये पहला डॉक्यूमेंट है। मैं इसको आराम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा मूवी रिव्यू है, तो ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये उसके अंदर पहले वर्ड की आईडी है, दूसरे वर्ड की आईडी है, तीसरे वर्ड की आईडी है। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट कोई बहुत बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक, एंड उसके बाद आपके पास तीसरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बट हम नहीं जानते कि इन 3 डॉक्यूमेंट्स में मैक्सिमम सीक्वेंस कौन सा है, क्योंकि हमने मॉडल को वो मैक्सिमम सीक्वेंस देना है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये जुगाड़ लगा सकते हो कि सीक्वेंसेस, सिंस इस सीक्वेंसेस के अंदर सारे डेटा स्टोर होगा, तो आप सीक्वेंसेस के अंदर ऊपर एक लूप चलाएं, 1 बाय 1 एक रो उठाए या सीक्वेंस उठाए, उसका लेंथ निकाले और उससे जो भी मैक्सिमम है वो निकाले। तो टोटल जो सीक्वेंस है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें जो मैक्सिमम सीक्वेंस है जिनमें मैक्सिमम टोकन्स है वो है 582 टोकन्स हैं, वर्ड्स हैं मैक्सिमम। तो अब हमने सीक्वेंस को बराबर करने के लिए पेड सीक्वेंसेस मेथड को कॉल किया, क्लास को कॉल किया और उसको अपना सारा डेटा पास किया, एंड मैक्स लेंथ पैरामीटर को अपना मैक्स लेंथ पास किया, ये रहा, एंड पैडिंग विल बी पोस्ट। अब होगा क्या कि एक सेंटेंस है हमारे, एक रिव्यू है दिस इज माई मूवी, एक और है दिस इज मूवी, एक और है, बल्कि ये 2 हैं। सो अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गए। दिस को मिला अभी के लिए मान लेते हैं 0, इसको मिला 1, माई को मिला 2, मूवी को मिला 3। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस का जो एम्बेडिंग है वो है दिस को 0 वो सेम होगा, इसको भी सेम होगा, मूवी को भी 3 होगा, लेकिन अब देखिए ये सीक्वेंस बराबर नहीं है। तो अब पैडिंग ने क्या किया, इस मैक्स हमारा ये था, इसके बेस पे पैडिंग पोस्ट मतलब बाद में एक 0 डाल दो ताकि सीक्वेंस बराबर हो जाए। अगर यहाँ पे आप प्री डालते हो तो ये जस्ट क्या करेगा, जो छोटा सीक्वेंस होगा उसको बराबर करने के लिए पहले 0 डालेगा, पैडिंग करेगा। तो आप पोस्ट डालो या प्री डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप मोस्टली पोस्ट ही डालो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये रन करते हो तो अब फाइनली यू विल हैव पैडेड सीक्वेंसेस डेटा, जिसमें आपके पास ये वेक्टर्स हो गए, एम्बेडिंग्स हो गए, लेकिन इस बार जो कम होंगे वो 582 के बराबर हो जाएंगे बाय एडिंग 0 पैडिंग। उसके बाद हमने RNN को आर्किटेक्चर यहाँ पर डिफाइन किया है, तो ये चीज समझने का ट्राई करना। डीप लर्निंग में आपके पास एक क्लास होता है सिक्वेंशियल, जिससे आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क की आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो, और वो आपको टेंसरफ्लो के क्रॉस के मॉडल से इंपोर्ट करना होता है। अब हर न्यूरल नेटवर्क का यानी ANN, CNN, RNN, हर एक के अपने कुछ लेयर्स एंड क्लासेस होते हैं। तो वो आप टेंसरफ्लो के क्रॉस के लेयर्स के अंदर जाके एम्बेडिंग्स, ये RNN के अंदर एक लेयर होता है, वो हमने डिफाइन किया। LSTM सिंस
मैंने यहाँ पे सिंपल RNN यूज किया है। तो उसके अंदर अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि RNN के कई टाइप्स हैं, सिंपल RNN और उसके बाद LSTM एंड बाई LSTM, डिफरेंट टाइप्स है। तो यहाँ पे मैंने आई थिंक ये LSTM भी इंपोर्ट किया है। फुली कनेक्टेड लेयर के लिए आप डेंस एंड मॉडल को फिटिंग से बचने के लिए ड्रॉप आउट लेयर आप इंपोर्ट करते हो। और हर मॉडल की लॉस कैलकुलेट करने के लिए आप जो ऑप्टिमाइजर यूज करते हो वो आप मोस्टली एडम ही यूज करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, सिक्वेंशियल के अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो, लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर दिस इज योर एम्बेडिंग लेयर। ये है हमारा फर्स्ट लेयर जिसमें इनपुट डायमेंशन है यानी टोटल वो 10,000। हमारे केस में समझाने के दौरान मैंने 5 बताया था, ठीक है। आउटपुट डायमेंशन आप कोई भी रख सकते हो, मैंने 64 रखा है। इनपुट लेंथ यानी जो मेरा इनपुट लेयर होगा वो 582 होगा और वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। उसके अंदर जो न्यूरॉन होगी वो 582 होगी। उसके बाद सिंपल RNN ये आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। LSTM हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। सिंपल RNN ये उसके अंदर जो फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन होंगे वो 128 होंगे। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने 10H रखा है, बहुत सारे होते हैं, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रिटर्न सीक्वेंसेस ट्रू रखा, यानी यहाँ पे जो रिटर्न सीक्वेंस होगा वो बेसिकली सीक्वेंस होगा, ओके। उसके बाद मैं हर लेयर के बाद चाहता हूं कि अगर मॉडल और फिटिंग की तरफ जा रहा है तो उसको 0.5 रेशियो से रिड्यूस कर दो, यानी मॉडल को और फिटिंग से बचा लो। उसके बाद अगेन हमारे पास एक और हिडन लेयर है, आप इसको और भी डीप बना सकते हो, यानी आप बहुत सारे हिडन लेयर ऐड कर सकते हो। 64 एक्टिवेशन फंक्शन वही सेम, और ड्रॉप आउट हर लेयर के बाद आप ड्रॉप आउट जरूर ऐड करना ताकि आपका मॉडल और फिटिंग से बच जाए। एंड दिस इज आवर आउटपुट लेयर। अब आउटपुट लेयर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नंबर ऑफ क्लासेस, हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम 2 देंगे, और वो एक्टिवेशन फंक्शन जो उसके लिए काम करता है। अब देखना बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में सिग्मोइड बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास बहुत सारे हैं तो मैंने सिग्मोइड यूज किया है। सिग्मोइड की एक और एडवांटेज ये है कि अगर आप सिग्मोइड यूज करते हो तो आप यहाँ पे 1 बता दो, ये कंसिडर कर देगा इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, लेट से आप 5 क्लासेस के साथ काम करते हो तो आपने 5 यहाँ पे देने होंगे। अगर आपके पास 3 है तो 3 देने होंगे, मेरे केस में 2 है तो मैं यहाँ पे 2, मुझे 2 ही देने होंगे। लेकिन सिग्मोइड की एक एडवांटेज है कि आप 1 ही दे दो, काम चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा मॉडल। तो मॉडल को मैंने कंपाइल किया, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को मैंने अपना एडम के अंदर जाके दिस इज माय इनिशियल लर्निंग रेट, और लॉस यानी जब एक बार फॉरवर्ड प्रोपगेशन में आउटपुट लेयर में लॉस कैलकुलेट होगा उसके लिए मेरे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी है, ये बिल्ट इन है, चीजें सारे बिल्ट इन है, और मैट्रिसेस एक्यूरेसी है, ठीक है। ये है हमारा मॉडल। और उसके बाद मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया, तो उसके लिए आप मॉडल डॉट फिट अपना पूरा पैडेड सीक्वेंसेस डेटा और अपना टारगेट कॉलम 10 बार मैं इसको चलाना चाहता हूँ। बेच साइज 64 यानी मैं एक साथ डेटा पास करना चाहता हूँ ताकि मेरे मॉडल का जो स्पीड हो वो ज्यादा हो। और स्प्लिट मैंने यहाँ पे 0.2 रखा, यानी 80% डेटा ट्रेनिंग एंड रिमेनिंग 20% डेटा वैलिडेशन के लिए इन दोनों से। तो 10 बार जब मॉडल चला, मॉडल का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं की है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा मेन गोल है RNN को समझना और सिंपल RNN की इम्प्लीमेंटेशन को समझना और उसके एक्सप्लेनेशन को समझना और एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट की फ्लो को समझना। बट स्टिल यू कैन सी यहाँ पे हमने 48 एक्यूरेसी गेट किया है और वैलिडेशन यहाँ पे 49 है। आप अगर इपोक्स बढ़ा लो 100 कर दो तो ये आपको 80-90 तक भी ले जा सकता है, या आप अगर यहाँ पे 1000 इपोक्स कर दो तो इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये सारा ट्रेनिंग हिस्ट्री में स्टोर किया ताकि हम इसको प्लॉट कर सको। जब आप डीप लर्निंग में मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसका जो लॉस है हर इपोक के बाद वो आप प्लॉट करना चाहोगे, तो उसके लिए आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज करते हो। प्लॉट हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर जाके लॉस को निकाला, मैंने बेसिकली ये चीज निकाली क्योंकि ये है सारा लॉस, और ट्रेनिंग लॉस को निकाला। ट्रेनिंग लॉस यहाँ पे training loss we have well loss, I can't see training loss but
ओके, ट्रेनिंग लॉस मैंने जस्ट एज अ लेबल यूज किया है, बट ये है अपना ट्रेनिंग लॉस। उसके बाद वैलिडेशन लॉस मैंने निकाला, तो ये वैलिडेशन लॉस हो गया और ये उसका लेबल हो गया, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो दिस ब्लू कलर ट्रेनिंग लॉस 0 से लेकर 5 इपॉक तक हमारे मॉडल का जो लॉस है वो बहुत तेज़ी से घटा है, यानी मॉडल बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन 5 से फिर 10 तक इसने लॉस बहुत ही कम तरीके से घटाया है, ट्रेनिंग लॉस। वैलिडेशन लॉस की बात करो तो वो बहुत जिग-जैग है, 6 तक जिग-जैग है और उसके बाद ये प्लान हो गया है, ठीक है। तो टोटल 10 इपॉक्स है। उसके बाद हमने क्या किया, साइकिट-लर्न के मैट्रिसेस से कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इंपोर्ट किया है। तो मॉडल के अंदर जाके प्रेडिक्ट किया है इसी सेम डाटा के ऊपर। मैंने सिंस यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट किया नहीं था तो उसी पे किया, और सिंस ये प्रोबेबिलिटी होगी तो मैंने कहा कि 0.5 से ऊपर है तो वो पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है, यानी उसको 0-1 किया। और उसके बाद मैंने कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट किया एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैलकुलेट किया। तो ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मॉडल बहुत ज़्यादा बाइस्ड है, यानी मॉडल का रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। और ये आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट 50 इसका एक्यूरेसी है, और ये 0 के लिए आपका प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर एंड 1 के लिए। तो अगेन आप ज़्यादा डेटा यूज़ कर लेना और अपने हिसाब से लर्निंग रेट वो चीज़ें चेंज कर लेना। आप 1000 इपॉक्स पे इसको चला लेना। उसके बाद हमने मॉडल को सेव किया है, क्योंकि हो सकता है कि कल को हमने इसको किसी वेबसाइट या यूज़र इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट करना हो, तो मॉडल डॉट सेव किसी भी नाम से आप सेव कर लेना। और अब मैंने प्रोडक्शन सिस्टम बनाया है तो मुझे मॉडल को लोड करना होगा। तो लोड मॉडल, वो सेव मॉडल का पा दिया, ये है मेरा लोडेड मॉडल। तो ये है मेरा प्रोडक्शन सिस्टम। एक फंक्शन है जिसको मैंने एक रिव्यू पास किया है, ठीक है, आई लव दिस प्रोडक्ट, और मैंने वो फंक्शन कॉल किया है प्रिडिक्ट सेंटिमेंट, उसको मैंने ये टेस्ट सेंटेंस पास किया है। अब इस सेंटेंस को मैंने सबसे पहले प्री प्रोसेस टेक्स्ट किया है यानी क्लीन किया है, उसके बाद मैंने टोकनाइजर किया है सेम तरीके से, और उसके बाद मैंने पैड किया है सेम तरीके से, एंड उसके बाद मैंने लोडेड मॉडल से प्रेडिक्ट किया है। और अब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज होंगी, इधर 0 और 1। तो मैंने कहा कि अगर वो प्रोबेबिलिटी 0.5 से ऊपर है इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, अगर वो इससे नीचे है तो नेगेटिव है। तो मॉडल ने बताया पॉजिटिव, और एक और दिया आई हैड दिस मूवी, हालांकि ये नेगेटिव है लेकिन मॉडल ने पॉजिटिव बताया। ओवरऑल आइडिया ये रहा कि मॉडल का रिजल्ट खास अच्छा नहीं है, बट यस आपने बहुत कुछ सीखा। आप कोई और डेटा सेट लें, इसी सेम कोड पर रन कर ले, यू विल गेट बेटर रिजल्ट। सो RNN के बारे में हमने पढ़ा था। अगर मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं कि RNN आप तब यूज करते हो जब आपके पास डाटा सिक्वेंशियल हो, सिक्वेंशियल डाटा जिसमें सीक्वेंस मैटर करें, या फिर अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा हो या ऑडियो बेस्ड डाटा हो तो उसके लिए आप RNN आर्किटेक्चर को प्रेफर करते हो, जो कि एक डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क है। अब ये देखते हैं कि RNN के साथ प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो नाम है वो है ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम। जब भी आप डीप लर्निंग में पढ़ोगे RNN के प्रॉब्लम के बारे में, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है ग्रेडियंट वैनिशिंग। लेकिन हम इसको आसान करते हैं, RNN तब फेल कर जाता है जब आपके पास लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे डेटा सेट के साथ काम करते हो जिसमें आपके पास 2 कॉलम है, एक है टेक्स्ट और एक है आपका लेबल, और इस टेक्स्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। ये पहला सेंटेंस हो गया, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस हो गया, जिसको बेसिकली आप डॉक्यूमेंट या डिपेंडेंसीज कहते हो। तो सीक्वेंशियल डेटा में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो एक वर्ड है वो पिछले वर्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान पिछले तमाम वर्ड पे डिपेंड कर सकता है, जिसमें ज्यादातर वो उर्दू पे ही डिपेंड करेगा। तो यानी अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करते हो तो इससे आपके डेटा या पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस है, उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान। तो अगर मैं इन 2 वर्ड को पकड़ूं, उर्दू एंड पाकिस्तान, तो
अब इन दोनों के बीच में फासला बहुत कम है, इनके बीच में सिर्फ 3 वर्ड्स आ रहे हैं। तो आरएनएन ऐसे सेंटेंस पे काम कर जाएगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिपेंडेंसी है, यानी इस वर्ड के लिए पिछले वर्ड्स को या पिछले टाइम स्टैम्प्स को या पिछले टर्म्स को याद रख पाएगा आरएनएन। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास इतना बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो या डिपेंडेंसी हो या सेंटेंस हो, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन इन पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान डिफरेंट रीजन, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर उर्दू इज कंसिडरिंग नेशनल लैंग्वेज। अब अगर मैं यहाँ पे उर्दू को पकड़ो और यहाँ पे उर्दू को पकड़ो, तो अब आरएनएन भूल जाएगा इस उर्दू के लिए, इस उर्दू के लिए आरएनएन इस वाले उर्दू को भूल जाएगा क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। इसे आप कहते हो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, जहां पे आरएनएन इनको याद नहीं रख सकता। इसी तरह अगर हम इस लैंग्वेज को पकड़ें और इस वाले लैंग्वेज को पकड़ें, तो आरएनएन इस लैंग्वेज के लिए इस टाइम स्टेप यानी लैंग्वेज को भूल जाएगा और इसको आप कहते हो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो वहां पे आरएनएन अगले वर्ड के लिए पिछला वर्ड भूल जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन तो या आप इस आरएनएन के आर्किटेक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस करके, लाइक उसमें डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लेना, डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज यूज कर लेना, या पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आप कस्टम लॉजिक से चेंज कर लेना, आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये एक जुगाड़ू टेक्निक है जो फेल ही कर जाएगा। बट क्यों ना हम कुछ नए आर्किटेक्चर यूज कर लें, जैसे कि LSTM, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये आया ही तब था कि इसने आरएनएन के जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व कर लिया, या लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी वाला। यह एक और आर्किटेक्चर है जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, स्किप आरएनएन। ये भी आप यूज करके आरएनएन के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। या फिर ट्रांसफार्मर्स, जो हम आने वाले वीडियो में इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे LSTM एंड ट्रांसफार्मर के बारे में, इनसे आप इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो आरएनएन के कई टाइप्स है, लाइक मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी एंड वन टू वन। अब आप इनको कब और कैसे यूज करते हो ये हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है मैनी टू वन, जैसे कि नाम से जाहिर है। अच्छा, हर आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले आपको 2 चीजें याद रखने होंगे। उस आर्किटेक्चर को आप इनपुट में क्या देते हो और वो आपको आउटपुट क्या देता है। तो मैनी टू वन के केस में आप इनपुट में सिक्वेंशियल डेटा देते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या कोई टाइम सीरीज बेस्ड डेटा या कोई ऑडियो। ठीक है, यानी सिक्वेंशियल डेटा। और ये आपको आउटपुट में कोई क्लास प्रेडिक्ट करके देगा, कोई नंबर प्रेडिक्ट करके देगा, यानी नॉन सिक्वेंशियल डेटा। तो इनपुट में सिक्वेंशियल डेटा एंड आउटपुट में नॉन सिक्वेंशियल डेटा। इसको आप कहते हो मैनी टू वन आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन। और ये मोस्टली आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन सिस्टम ही होता है। डेटा सेट कुछ इस तरह दिखाई देता है कि आपके पास एक टेक्स्ट होगा इनपुट में, अब ये एक सिक्वेंशियल डेटा बन गया, और टारगेट में आपका लेबल होगा, कोई नंबर होगा। ये बाइनरी भी हो सकता है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैनी टू वन का आर्किटेक्चर ये है आरएनएन का कि इनपुट में आप एक वर्ड देते हो, ये आपको एक आउटपुट देगा जिसको आप O1 कहते हो विथ प्रीवियस टाइम स्टेप्स। ठीक है, फिर आप एक और वर्ड देते हो, ये यहाँ पे आपको O2 देगा, यानी आउटपुट 2 विथ प्रीवियस टाइम स्टेप्स। और ये आप तब तक करते हो जब तक आपका XN नहीं आता, यानी आखिरी वर्ड। ठीक है, और आउटपुट में आपको ये एक सिंगल क्लास प्रेडिक्ट करके देगा। सो मल्टीपल इनपुट्स, वो भी सिक्वेंशियल डेटा का, एंड सिंगल आउटपुट, वो भी नॉन सिक्वेंशियल डेटा का, इज नोन एज मैनी टू वन आरएनएन आर्किटेक्चर। उसके बाद है वन टू मैनी आरएनएन आर्किटेक्चर। अब इसका जो इनपुट डेटा है वो नॉन सिक्वेंशियल डेटा होगा, और जो आउटपुट ये आपको
जनरेट या प्रेडिक्ट करके देगा वो सिक्वेंशियल डाटा होना चाहिए। इसकी एग्जांपल है टेक्स्ट जनरेशन या इमेज कैप्शनिंग या म्यूजिक जनरेशन। डेटा सेट कुछ इस तरह दिखाई देता है कि आपके पास एक नॉन सिक्वेंशियल डाटा होगा जैसे कि इमेज। अब इमेज एक ग्रिड लाइक एरे होता है लाइक दिस, जिसमें आपके पास कुछ पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं और ये एक नॉन सिक्वेंशियल डाटा होता है। और इसके लिए आपने क्या चीज प्रेडिक्ट करनी है या जनरेट करनी है, वो लाइक टेक्स्ट यानी सिक्वेंशियल डाटा। तो आपने देखा होगा कि आप इमेज के लिए कैप्शन जनरेट करते हो, तो इमेज आपका एक नॉन सिक्वेंशियल डाटा है और जो चीज आप जनरेट करते हो वो आपका सिक्वेंशियल डाटा है, टेक्स्ट है। तो इनपुट नॉन सिक्वेंशियल एंड आउटपुट सिक्वेंशियल डाटा इज नोन एज वन टू मैनी RNN आर्किटेक्चर। इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक इमेज देते हो ग्रिड लाइक व्यू, बेसिकली एक सिंगल इनपुट, और ये आपको मल्टीपल आउटपुट देगा। मल्टीपल आउटपुट इन द सेंस के सिक्वेंशियल डाटा यानी एक सीक्वेंस में आउटपुट देगा, जैसे कि ये टेक्स्ट या कैप्शन। ठीक है। थर्ड नंबर पर है मैनी टू मैनी। नाम से ही जाहिर है इसके इनपुट में सिक्वेंशियल डाटा होगा यानी मल्टीपल इनपुट्स, एंड आउटपुट में भी सिक्वेंशियल डाटा होगा यानी मल्टीपल आउटपुट्स। इसकी एग्जांपल है मशीन ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हिंदी एक पूरा सेंटेंस होता है और जो भी आप ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में वो भी एक पूरा सेंटेंस होता है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम। इसका जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है जैसे कि I am AI, और अगर मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना हो तो ये कुछ इस तरह बनेगा, मैं AI हूँ। Who are you? आप कौन हो। अब ये भी एक सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस है। सो इन दैट केस जो भी आर्किटेक्चर आप बनाते हो RNN का वो मैनी टू मैनी कहलाता है। इसमें यह है कि इनपुट में आप मल्टीपल इनपुट देते हो, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस देते हो, और आउटपुट में भी ये आपको एक पूरा का पूरा सीक्वेंस जनरेट करके देता है। जैसे कि ये 3 वर्ड हमने यहाँ पे एज ए इनपुट दिए, आई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई, उसके बाद ये हो गया M, और ये हो गया यहाँ पे AI। तो इसके लिए हमारा मॉडल जनरेट करके देगा। मैं अभी के लिए कुछ इस तरह लिखता हूं, मैं AI हो, मैंने उर्दू में लिखा। ठीक है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस। और जो लास्ट वन है वो है 1 to 1 आर्किटेक्चर। इसका बहुत ही बेसिक एंड जो एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो वो है इमेज क्लासिफिकेशन। क्योंकि 1 to 1 के केस में इनपुट में भी आपका नॉन सिक्वेंशियल डाटा होगा एंड टारगेट में भी आपका नॉन सिक्वेंशियल डाटा होगा। अगर आप इनपुट में एक इमेज देते हो तो जाहिर सी बात है आप उसको क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए कोई क्लास प्रेडिक्ट करोगे, तो ये तो ऑलरेडी आपका नॉन सिक्वेंशियल है, और जो भी आपका क्लास इंटीजर है वो भी नॉन सिक्वेंशियल बन गया। सो 1 to 1 में इनपुट नॉन सिक्वेंशियल डाटा एंड आउटपुट मस्ट बी नॉन सिक्वेंशियल डाटा। ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको बताना था कि RNN के कितने आर्किटेक्चर है। सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स है RNN के, जो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से यूज करते हो।